अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है कि जो अपनी पसंद से मॉडर्न लड़की के साथ शादी करता है, फिर कैसे वो मॉडर्न लड़की उसकी जिंदगी तबाह करती है, न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी औलाद की भी। ये सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा और एंड में कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वालिद साहब ने शहर जाकर मास्टर्स कर लिया तो उनके वालिदैन ने शादी की बात चलाई। कई अच्छे घरानों की बेटियों के नाम गिनवाए, सुघड़ लड़कियां हैं, लेकिन फर्जंद को जमाने की हवा लग चुकी थी। वालिदैन से कहा कि मुझे आजकल के दौर की लड़की बतौर जीवन साथी चाहिए। आजकल के दौर में जमाने के साथ चलने वाली बीवियां ठीक रहती हैं बेटे, अनजाने लोगों का पता नहीं होता, इसलिए रिश्ता वाकिफकारों में हो तो बेहतर है। कम अज कम उनके किरदार का इल्म होता है। आगे तुम्हारी मर्जी, माँ बाप की मर्जी ना चली। सो बेटे ने अपनी मर्जी कर ली और अपनी पसंद से एक ऐसी लड़की ब्याह लाए जो जदीद रहन सहन के तकाजों से तो आशना थी, लेकिन पुरानी इकदार से कुछ ज्यादा सुनगुन नहीं रखती थी। ना ही उसको खानदानी तौर अतवार से मतलब था कि किस तरह मुश्तरका खानदान में बहुओं ने रहना सहना होता है। हमारे ददियाल में मुश्तरका फैमिली सिस्टम था। अम्मी इस मुश्तरका खानदानी निज़ाम का हिस्सा ना बन सकीं और साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। दादा दादी एक छोटे शहर में अपने कुनबे के हमरा आबाद थे। वालिद साहब ने सिर्फ डिग्री ली थी, अभी कमाने के काबिल ना हुए थे। अगरचे नेक तीनत और मेहनती थे, लेकिन ये सिफात नौकरी देने वाले बाद में देखते हैं। अच्छी मुलाजमत के लिए सिफारिश ही काम आती है। जब उनके दुल्हन ने कुनबे में रहना कबूल ना किया तो वो परेशान रहने लगे। बीवी को समझाते, अभी कुछ अरसा यहाँ रहना कबूल कर लो, क्योंकि तमाम खर्चा वालिद साहब बड़े भाई के हाथ में देते हैं। वो और उनकी बेगम बड़ी बहू होने के नाते घर का इंतजाम संभाले हुए हैं, जैसे कि खानदान की रिवायत है। वालदा ने कब ऐसे घराने देखे थे। वो किसी का अदब, किसी की पासदारी को अपनी जात से ज्यादा अहम न समझती थी। हर वक्त अपनी मर्जी करती। यही नहीं बल्कि खुद को दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत समझती थी। वालिद साहब जब तालिब इल्म थे, उन्होंने लाहौर में किराए का मकान लिया था, जहां रहकर वो अपनी तालीम पूरी कर रहे थे। इसी मकान के करीब मेरी वालदा के अम्मी अब्बू रहाइश पजीर थे। पड़ोस में रहने के सबब ये लोग वालिद साहब से एक परदेसी तालिब इल्म समझकर अच्छा रवैया रखते थे। इस दौरान अम्मी जान की मुलाकात अब्बू से हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। जब दादा शहर से बहू लाने पर आमादा ना हुए तो वालिद साहब ने अपनी पसंद से खानम से शादी कर ली। बाद में दादी ने दादा को मना लिया और वो शहर जाकर बहू और बेटे को अपने साथ आबाई घर ले आए। चंद दिन तो हमारी अम्मी ने खुशी से गुजारा किया, लेकिन वक्त के साथ उनका रूप खुलने लगा। वो किसी की बात को इज्जत देती, ना किसी की सुनती। कहती, जो मेरा जी चाहेगा करूंगी, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, अपनी जिंदगी जैसे बसर करूं, मैं क्यों अदब आदाब की पाबंदी करूं। वालिद मुआशी हालात से मजबूर थे। वो बीवी के हर गलत और सही अमल पर भी हाँ हाँ करते कि अलहदा रहने की जिद पर ना अड़ जाएं। तब अखराजात कहाँ से उठाएंगे, और अपने वालदैन और बड़े भाई की भी सुनते थे कि मुआशी जराए उन्हीं के पास थे। 3 बच्चों की पैदाइश तक वालिद साहब ने बहुत सख्त वक्त गुजारा। इस दौरान मास्टर्स डिग्री किसी काम न आई और दूसरा कोई जरिया मुआश वो अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए मुआशी परेशानी के तहत बड़े भाई और भावज के साथ रहने पर मजबूर थे, जबकि मेरी वालदा ताई जी से मुसलसल अनाद किए रखती थी। वो शेर तो जिठानी सवा शेर। आखिर अंजाम अलहदगी पर हुआ। दादा ने कुछ रकम देकर अब्बू को अलहदा रहने की इजाजत दे दी। वालिद बीवी बच्चों को लेकर किराए के मकान में आ गए। दादा ने कुछ माहाना रकम हम बच्चों की खातिर मुकर्रर कर दी, लेकिन वो कुनबे के गुजारने के लिए काफी ना थी, क्योंकि मकान किराए का था। अब वालिद साहब को कुछ न कुछ तो करना था। पहले वो छोटी मोटी नौकरी को अपनी तौहीन ख्याल करते थे, अब मजबूरी थी। उन्होंने शहर में एक ठेकेदार के पास नौकरी कर ली
और सख्त मेहनत की। कहते हैं कि एक दर बंद हो जाए तो अल्लाह दूसरा दर खोल देता है। खालिक ने उन पर भी बिलाखिर मुआश का दरवाज़ा खोल दिया और जल्द ही वो ठेकेदार बन गए। दादा ने जायदाद बांटकर हिस्सा उनको दे दिया था। रफ्ता रफ्ता घर में खुशहाली आने लगी। मेरा नंबर औलाद में तीसरा था। जब मैं 5 साल की थी, वालिद साहब ने अपना ज़ाती मकान बना लिया। मेरे बाद 3 भाई पैदा हुए। दौलत और औलाद नरीना की खुशी में अब वालदा के मिजाज ही ना मिलते थे। वो किसी को कुछ ना समझती थी। हमारी खैर खबर को दादा दादी आ जाते तो उनको अहमियत देती और ना मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे करती। अक्सर तो चाय पानी भी ना पूछती, अपने कमरे में जाकर सो जाएं। वो हमसे मिलकर सूखे मुंह वापस चले जाते। मैं अब बाशऊर हो गई थी और वालदा के इस रवैये पर कुढ़ने लगी थी। मुझ जैसी लड़की को भी इस बात का एहसास होता कि अम्मी दादा और दादी के साथ ठीक नहीं करती हैं। वक्त गुजरता रहा। हमारी तरबियत पर वालदा ने कुछ खास ध्यान ना दिया और हम बड़े हो गए। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, जो चीज चाहे करना। वो कभी रोकती टोकती ना थी। घर में नौकर चाकर थे, हमको घरेलू कामों से भी रोशनास ना कराया। कोई इस तरफ ध्यान दिलाता तो कह देती, अरे भाई अपने घर जाकर सीख जाएंगी, अभी से क्या इन पर दबाव डालूं, मैके में ऐश कर लें। यही ऐश तो बच्चियां ससुराल में याद करती हैं। उनका अलग मिजाज और अलग फलसफा था। वक्त एक सफाक उस्ताद है। वो उन पर रहम नहीं करता जो खुद पर रहम नहीं करते और बगैर मनसूबाबंदी के, बगैर सोचे समझे जिंदगी के दिन बसर करते रहते हैं। अब बड़ी बहन की उम्र 28 बरस हो चुकी थी। ताई जब आती अम्मी से कहती, भाभी वक्त से बच्चियों के रिश्ते कर दो, ऐसा ना हो उनकी शादी की उम्र निकल जाए। मैं लड़की वाली होकर मुंह से कहती फिरूं, कोई रिश्ता आए तो कर दूंगी। आखिर ताई ने ही तरद्दुद किया और अपने दूर के रिश्तेदारों में तलाश करके रिश्ता ले आई। इस तरह बाजी अपने घर की हो गई। वो अच्छे लोग थे, दुबई में रहते थे। मेरी बहन ब्याह कर दुबई सुधार गई और अपने घर में खुश और आबाद हो गई। वैसे भी उसका मिजाज अब्बू जैसा था, गुस्सा कम आता था और बात मान जाती थी, लिहाजा उनकी ससुराल में अच्छी निभ गई। बाजी की शादी के 1 बरस बाद मेरा रिश्ता आ गया। मैं सूरत की अच्छी लेकिन मिजाज खराब था। जिस घर से रिश्ता आया वो अपना कारोबार करते थे। शानदार मकान, गाड़ी, दौलत की रेल पेल, लड़का इकलौता था। वालदा ने फौरन हाँ कर दी। मेरे ससुर और वालिद की आपस में खूब बनती थी कि देरीना दोस्त थे। तभी जल्द रिश्ता तय पाया कि इस रिश्ते में छानबीन का कोई मसला भी ना था। 4 साल मंगनी रही और इन 4 सालों में दोनों घरानों के ताल्लुकात खुशगवार रहे। मेरे सास ससुर वालिद साहब की शराफत से बहुत मुतासिर थे। हर ईद और त्यौहार पर मेरे लिए कीमती जोड़े और तोहफे लाते। हज पर गए तो वापसी में दरख्वास्त की कि अब बच्चों की शादी हो जानी चाहिए ताकि हमारे घरों में भी रौनक हो। वो अकेलेपन से उकता गए थे। वालिद साहब ने शादी की तारीख रख दी। अम्मी भी चाहती थीं कि ये बदमिजाज अब अपने घर की हो, क्योंकि मेरी मंझली बहन से न बनती थी, जिसकी अभी तक शादी न हुई थी, कि वो मामूली शक्लो सूरत की थी। वो घड़ी आ गई जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। मैं भी बड़े चाव से दुल्हन बनी। शादी और वलीमा धूमधाम से हुआ कि बरादरी के लोग हैरान रह गए। रुखसत होकर ससुराल आ गई। सास ससुर खुश थे, मेरी बलाएं लेते न थकते। सास कहती बेटी की कमी पूरी हो गई है। मेरी कोई बेटी न थी तो हसरत क्या करती थी कि एक बेटी होती। शौहर भी बहुत ख्याल रखते थे, बस जरा गुस्से के तेज थे, मगर जल्द ही माजरत कर लेते थे। लेकिन मैं हद दर्जा नाजुक मिजाज थी। जरा सी खिलाफ मिजाज बात भी बर्दाश्त न होती थी। शौहर के सामने आकर खड़े हो जाना, सास की कोई बात ना मानना। किचन में मैं काम ना कर सकती थी क्योंकि मुझको घर का काम करने की आदत ना थी। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल फोन से खेलना और वालदा को घर की एक एक बताकर नई बिदायात लेना, ये मेरे महबूब मशगले थे। मेरे शौहर का पहला थप्पड़ मुझे इसलिए लगा कि मैंने बदतमीजी की तमाम हदें पार कर ली थी। मैंने कयामत खड़ी कर दी। फोन पर रो रो कर वालदा को बुलवा लिया। वो उसी वक्त आ गई, मुझे साथ लिया। सास और शौहर से ना पूछा कि क्या हुआ है, गाड़ी में बिठाकर घर आ गई। सास ससुर हम मियाँ बीवी के झगड़े से लाइल्म थे।
थोड़ी देर बाद दोनों मेरे शौहर समेत हमारे घर आए तो अम्मी ने शोर मचा दिया। अब्बू ने किसी तरह उनको काबू किया कि पहले बात करने दो, पता तो चले क्या हुआ है। साजिद ने कहा, मामूली बात थी, बस गुस्सा दिला दिया था। उन्होंने फिर माफी तलाफी की, आइंदा हाथ ना उठाने का वादा किया और मुझको मनाकर वापस घर ले आए। इस वाक़े ने मेरी और मेरी वालदा की खुदसरी को और बढ़ा दिया। चंद दिनों बाद सुसर साहब ने हम दोनों को उम्रे पर रवाना किया। मैं वहां भी बाज न आई। उससे सोने के जेवरात के सेट खरीदने की फरमाइश पर झगड़ा किया तो दूसरा थप्पड़ उन्होंने वहां रसीद कर दिया। कहा कि 3 सेटों की रकम नहीं है मेरे पास। मैं बाजिद अपने वालिद से मंगवा लो। वो बोले, यहां हम नेक इरादे से उम्रा करने आए हैं, सोना खरीदने नहीं। 1 सेट ले लो, घर चलकर और ले देंगे। लेकिन मैंने इतना उनको जिच किया कि हमारा झगड़ा हो गया। इस वाक़े की इत्तला भी फोन पर वालदा को दे दी, साथ ही वापसी की तारीख और दिन से आगाह कर दिया। वतन की सरजमीन पर लौटी तो अम्मी एयरपोर्ट पर ही मुझे लेने आ गई और खाविंद के हमरा घर न जाने दिया। मैके में इल्म हुआ कि उम्मीद से हूं। अम्मी ने ससुराल में इत्तला कर दी। ससुर और सास मुझे लेने आ गए, बहुत प्यार और तरलों से मनाकर घर ले गए। बेटे को भी सख्ती से कहा कि हमने तुम लोगों को उम्रा करने भेजा और तुम बीवी से लड़कर आ गए। साथ ही मुझ पर भी सास ने पाबंदियां लगा दी कि बिला जरूरत घर से ना निकलना और सीढ़ियां ना चढ़ना, क्योंकि अल्लाह ने अब तुमको औलाद से नवाजना है। इस खबर के मुंतजिर मेरे सास और ससुर का दिल शाद था और वो खुशी से फूले ना समाते थे कि उनके सूने आंगन में पोते या पोती की किलकारियां गूंजने वाली थीं। 15-20 दिन भी न गुजरे थे कि मैं तबीयत की खराबी के बहाने मैके चली गई। सास ने बहुत सी हिदायत के साथ जाने की इजाज़त दे दी कि खुराक अच्छी लेना और आराम करना। अम्मी के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि अभी से बच्चों के झंझट में पड़ गई हो, तुम्हारे तो ऐश करने के दिन हैं। बचपन से वालदा के दबाव में आ जाती थी। बिला सोचे समझे वो दवा फांक ली जो उन्होंने दी थी और सुबह होते ही उम्मीद का चराग गुल हो गया। वाक़े का इल्म जब सास ससुर को हुआ वो सकते में रह गए। तबीयत बेहतर होने पर जब शौहर लेने आए तो अम्मी ने ससुराल भेजने से साफ इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने अपने वालदैन को इत्तला दी। वो दोनों फौरन मेरे मैके आ गए। वालदा ने उनको भी आड़े हाथों लिया। अनगिनत इल्जामात उन पर लगा दिए। कहा कि मेरी बेटी किसी के साथ ना रहेगी, इसे अलग घर लेकर दो। 3 माह मैके बैठी रही। मेरे ससुर बरादरी में इज्जत और मकाम रखते थे। मेरी वालदा ने उनके रिश्तेदारों की तरफ जाकर ऐसे इल्जामात लगाए कि वो दांतों में उंगलियां दाबकर तकते रह गए। खाला ने मौके से भरपूर फायदा उठाया और वालदा को पक्का कर दिया कि लड़की को हरगिज न भेजना। अगर तलाक हो भी गई तो मैं अपने बेटे से शादी करवा दूंगी। वालदा उनकी चाल को ना समझी और बातों में आ गई। ससुर साहब ने 6 माह तक सरतोड़ कोशिशें की। बरादरी के बुजुर्गों को भेजा कि वो इस मसले को हल कराएं, लेकिन अम्मी ने किसी की ना सुनी। वालिद साहब एक लफ्ज भी वालदा के सामने ना बोल सके और मेरी बर्बादी का तमाशा देखते रहे। राब्ते की सभी कोशिशें कर लीं, लेकिन हर बार वालदा और खाला आड़े आ जाती थीं। थक हार कर ससुर साहब ने अब्बू से बाहर मुलाकात की और कह दिया कि आप मेरी बहू को वापस भेज दें, वरना हम फैसला कर देंगे। वालिद ने घर आकर ये बात वालदा को बताई तो बोली, तलाक की धमकियां दे रहे हैं, दे दें तलाक, मैं देख लूंगी। बिलाखिर मैंने ही कहा, अम्मी अब बस भी करें और मुझे जाने दें। इन लोगों का इतना कसूर नहीं है जितना आप समझ रही हैं। बोली, होने दो जो होता है। तुम्हारी खाला के बेटे में भी कुछ कमी नहीं है। मैं तो चाहती थी कि वही मेरा दामाद हो, लेकिन इस वक्त अकल ना आई। खुदा जाने अब वो नया तजर्बा क्यों करना चाहती थी, मेरा घर उजाड़ कर। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुझे पहली तलाक कोरियर के जरिए मिली, जिसमें मुझे 2 माह का हक दिया गया था। पहली तलाक मिलते ही मेरी खाला की मुराद बर आई। वो अम्मी को झूठा दिलासा देती रहीं कि फिक्र मत करो, रिश्ता है घर में। यूं ही 3 माह का अरसा गुजर गया। मेरे जहेज का सामान वापस आ गया। जिस दिन तीसरी तलाक का आखिरी रोज था, उसी रोज मेरे शौहर की बारात थी। जिस लड़की से उनकी शादी हुई वो सीधी सादी, पढ़ी लिखी, लेकिन घरेलू सी थी। अगले बरस ही अल्लाह ने उसको खूबसूरत बेटे से नवाजा। ये खबर सुनकर मैं हाथ मलने लगी कि खुद अपनी आप दुश्मन बन गई थी
माँ की बातों में आकर अपनी कोख भी उजाड़ दी थी और घर भी, इधर की रही और न उधर की। आज मेरे ससुराल वाले खुश हैं और मैं बदनसीब 3 साल से जुड़कर माँ के घर पड़ी हूं। खाला ने अपना असल रंग दिखाया और कह दिया कि मैंने तो बतेरा मनाया है, लेकिन फहद नहीं मान रहा। वालदा उनका मुंह देखती रह गई। नाम तो मेरा वालदैन ने हिना रखा था, मगर ऐसी माँ जिसने अपनी जिद और हठ धर्मी की वजह से बेटी के हाथों से हिना का रंग छीन लिया। सोचती हूं आज भी कि क्या माँ ऐसी भी होती है। दोस्तों, सब माएँ तो एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ माएँ ऐसी गलतियां करती हैं जिनकी वजह से बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं तमाम वालदैन खुसूसन माओं को ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस तरह अपनी और बच्चों की जिंदगी तबाह ना किया करें। आपकी क्या राय है दोस्तों? लड़कियों को भी हर बात अपने मायके नहीं बतानी चाहिए और बेटी के वालदैन को भी ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, वरना नतीजा यही निकलता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।